एवरीवन। आज है 8 दिसंबर और आज हम 8 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया। तो उसका सही आंसर है गॉबलिन मोड को। ध्यान रखेंगे, गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। गॉबलिन मोड एक कठोर शब्द है जो उस प्रकार के व्यवहार को संदर्भित करता है जो अनैतिक रूप से आलसी, मैला या लालची हो। आमतौर पर सामाजिक मानदंडों या अपेक्षा को अस्वीकार करता है। तो ध्यान रखेंगे, गॉबलिन मोड ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो लालची, मैला या आलसी हो और सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को मानता न हो। भारत की पहली भारत मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एनएसए की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो भारत। ध्यान रखेंगे, भारत के नई दिल्ली में अभी हाल ही में भारत और मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई जो नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें भारत के साथ साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशिया के शीर्ष देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं। भारतीय नौसेना द्वारा अभी हाल ही में किस देश के साथ गोवा में एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास संगम अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में संगम अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा अमेरिका की नौसेना के साथ किया गया था। तो अमेरिका के साथ गोवा में अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम रखा गया संगम अभ्यास। यह इस युद्ध अभ्यास का 7वां संस्करण है। ध्यान रखेंगे, यह युद्ध अभ्यास का 7वां संस्करण है तथा इसको पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था। अब अमेरिका के साथ होने वाले कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास ध्यान रखेंगे। जैसे अमेरिका के साथ होने वाला कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास: शत्रुनाश, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प। तो ध्यान रखेंगे, शत्रुनाश, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और संगम अभ्यास ये भारत और अमेरिका के मध्य उनकी सेनाओं के साथ होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं। फ्रांस के साथ भारत के युद्ध अभ्यास वरुण, शक्ति और गरुण है, जबकि मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति, समुद्री लक्ष्मण और उदार शक्ति ये युद्ध अभ्यास भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य होते हैं। सिंगापुर के साथ होने वाले युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में अग्नि वॉरियर हुआ, अग्नि वॉरियर, सिम्बैक्स और सिटमैक्स। सिटमैक्स में 3 देश भाग लेते हैं, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। ये युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य होते हैं। ध्यान रखेंगे, भारत के जो नौसेना के जो कमांडो हैं उनको मार्कोस के नाम से जाना जाता है, मार्कोस के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका की नौसेना के कमांडो को नेवी सील कमांडो कहा जाता है। नेवी सील कमांडो, नेवी सील कमांडो के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान रखिए, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात की उत्पत्ति हुई, इसको मेंडूस नाम दिया गया है। मेंडूस नाम इसको यूएई के द्वारा दिया गया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है।
जो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है खजाना। खजाना बॉक्स। खजाना बॉक्स जिसका अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे, मेंडूज। ये चक्रवाती तूफान अभी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ यहाँ पर। अभी इसका जोर जो है अंडमान निकोबार के आसपास है। फिर ये धीरे धीरे करके अब आगे की ओर बढ़ रहा है और आज यानी कि 8 दिसंबर को इसके तट से टकराने की संभावना है। इयान अभी हाल ही में क्यूबा और अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में आया, जिसने वहां पर भारी तबाही मचाई। ये एक हरिकेन था इयान। जबकि माओन अभी कुछ समय पूर्व फिलीपींस में आया था। फिलीपींस में माओन आया था। तो यूएई के द्वारा नाम दिया गया मेंडूज। अभी हाल ही में डोमिनिक लेपियरे का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो डोमिनिक लेपियरे जाने माने साहित्यकार हैं, जाने माने साहित्यकार लेखक हैं। अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में इज पेरिस बर्निंग, सिटी ऑफ जॉय उन्होंने कलकत्ता के एक युवक, एक रिक्शा चालक की कठिनाइयों के बारे में सिटी ऑफ जॉय में लिखा है। आपको मालूम होगा कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ओ जेरूसलम, 5 पास्ट मिडनाइट, ऑफ फ्रीडम एट मिडनाइट, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इनमें से सिटी ऑफ जॉय के नाम से बहुत चर्चा में रहे, जो उन्होंने कलकत्ता के एक रिक्शा चालक की परेशानियों के बारे में इस किताब में उन्होंने उल्लेख किया है। तो ध्यान रखिए, डोमिनिक जाने माने लेखक साहित्यकार थे और इनको सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लिए जाना जाता है। विश्व बैंक ने किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की मंजूरी दी? तो बांग्लादेश को। अभी हाल ही में बांग्लादेश को विश्व बैंक के द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्त पोष की मंजूरी दे दी गई। देखिए, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया। बांग्लादेश और भारत के बीच 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। संप्रीति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं। बांग्लादेश को छूने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल 5 राज्य बांग्लादेश को छूते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ध्यान रखिए, 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ की मुद्रा टका है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? तो सिंगापुर। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो मैप में देखेंगे सिंगापुर को, ये सिंगापुर है। सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है तथा इसको प्रशांत का मोती और पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जलसंधि स्थित है, जिसको जौहर जलसंधि बोला जाता है। जौहर जलसंधि बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, सिंगापुर के राजा कुमार FATF के अभी हाल ही में प्रमुख बनाए गए हैं। टी राजा कुमार सिंगापुर के प्रमुख बनाए गए, अभी हाल ही में FATF के प्रमुख बनाए गए हैं। ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। और इसके सिवा अभी आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में ओम मदन गर्ग, एक 6 वर्षीय बच्चा है जो भारतीय मूल का है
और ये सिंगापुर का निवासी है जो एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंचने वाला सबसे कम आयु का बच्चा है। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होगा? तो व्यापारिक भागीदार है तो संयुक्त अरब अमीरात। तो ध्यान रखेंगे, चीन और अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएई संयुक्त अरब अमीरात है। भारत द्वारा किस देश के साथ अध्ययन, अनुसंधान और कार्य स्टडी, रिसर्च एंड वर्क तक आसान पहुंच के लिए प्रवासन और गतिशीलता समझौता माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो जर्मनी। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में भारत ने अध्ययन, अनुसंधान और कार्य तक आसान पहुंच के लिए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ये जर्मनी के चांसलर हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व जून 2022 में G7 का बैठक जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में संपन्न हुई। बवेरियन आल्प्स में संपन्न हुई G7 की बैठक। भारतीय मूल की शिक्षिका वीना नायर को किस देश का 2022 का प्राइम मिनिस्टर प्राइज दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिए, भारतीय मूल की शिक्षिका वीना नायर को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज से नवाजा गया। तो चलिए आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जीएस के एक क्वेश्चन को हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो आज है, किसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर में अगर आप देखेंगे, बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड तक एक प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक रिंग बनता है जो विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों का एक क्षेत्र है। इसको अग्निवलय या फायर रिंग के नाम से जाना जाता है। तो फायर रिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर में सक्रिय ज्वालामुखियों का क्षेत्र है और यहाँ पर पूरे विश्व के लगभग 75% यानी कि 450 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है और यहीं इसी क्षेत्र में पृथ्वी के लगभग 90% भूकंप भी आते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र या सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागरीय मेखला, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पर ये भूकंप और ज्वालामुखी की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र है और इसी क्षेत्र को फायर रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा जो पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय शहर को वर्ष 2022 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है, विश्व की वृक्ष नगरी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है आपसे कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो आपको बताना होगा कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तथा हम इसका सही आंसर आपको अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।